नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में प्रदूषण कंट्रोल के लिए सरकार द्वारा कार्य योजना तैयार की जाती है और समय समय पर बैठक भी की जाती है। वहीं प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रतिवर्ष 8 से 10 गुना लोग प्रदेश में आते हैं और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रयास भी किए जाते हैं ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। सीएम ने लोगों से भी प्रदूषण कंट्रोल में सहयोग करने की अपील की है। चूंकि हमारा राज्य अब केवल मैं कहूँ कि 1 करोड़ 25 लाख लोगों के लिए ही सुविधाओं को जुटाने का काम, आवश्यकताओं को जुटाने का काम नहीं है। हमको जो है राज्य के अंदर आने वाले लगभग 8 से 10 गुना ज़्यादा लोग जो प्रतिवर्ष हमारे राज्य के भ्रमण पर आते हैं, उन व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित करना है। इसलिए हम चाहेंगे कि सभी लोग उसमें अपना अपना योगदान करें और जो लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर आते हैं उनसे भी हमारे उत्तराखंड में पहली बार वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का शुभारंभ हो गया है। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित 4 दिवसीय 10वें विश्व आयुर्वेदिक सम्मेलन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने शुभारंभ किया। सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन, जार्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और इटली समेत तमाम देशों से डेलीगेट्स शामिल हुए। शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान आयुष के विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि पारंपरिक चिकित्सा विज्ञान को आधुनिक तकनीकी से जोड़ा जाए ताकि जनता को इसका फायदा मिल सके। लगा दिया सबने? मैं सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में विश्व आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। हमारे आयुष विभाग के मंत्री आदरणीय प्रताप राव जी का धन्यवाद करता हूं। और निश्चित रूप से ये सम्मेलन देवभूमि उत्तराखंड में होना हमारी जो प्राचीन जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो विधा है, उस विधा को और मजबूती प्रदान करेगा, विश्व के कोने कोने तक ले जाने का काम करेगा। क्योंकि ये देवभूमि उत्तराखंड योग की भूमि है, आयुष की भूमि है और अनेक अनेक वनस्पतियों के लिए ये सबसे उपयुक्त भूमि है। हमारे ऋषि मुनियों ने यहाँ पर बहुत अनुसंधान किए और आज वर्तमान समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व के अंदर योग का प्रचार प्रसार हो रहा है। पूरी दुनिया योग को मान रही है। योग ऐसी विधा है जो हमारे जीवन का, दिनचर्या का हिस्सा रही है। फिर से लोग उसी प्रकार उसको आत्मसात कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस होने वाले 4 दिन के सम्मेलन से, जिसमें पूरी दुनिया के वैद्य, वैज्ञानिक, योग के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं और लगातार वो मंथन करेंगे। उस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो सभी प्राणियों के लिए अमृत का काम करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे उत्साह दिखा जा रहा है क्या सर, ये जो एक्सपो का आयोजन किया गया, आप 5 नीचे करो जो कार्यक्रम का आयोजन किया आज यहाँ पर देहरादून में 10वीं आयुर्वेद कांग्रेस और जो हमारे यहाँ पर आयुर्वेद एक्सपो का 2024 का भी उद्घाटन यहाँ पर हमने अभी किया और आप देख रहे हैं कि लोगों में बहुत सारा आयुर्वेद के बारे में उत्साह है। लगभग 6000 से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आने वाले 4 दिन में लगभग 25-30 हज़ार तक लोग इस एक्सपो में यहाँ पर आएंगे और यहाँ का जो भी आयुर्वेदिक लोगों के जो भी स्टॉल लगेंगे, लगभग 350 स्टॉल है, तो सभी स्टॉल का भी लोग वहाँ पर लुत्फ लेंगे और वहाँ से अपनी दवाइयाँ वगैरह का ज्ञान प्राप्त करेंगे। मुझे लगता है कि ऐसा ये कार्यक्रम होने से जो हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की मंशा थी कि जो हमारी देश की प्राचीन प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति जो है हमारा आयुर्वेद, वो दुनिया के हर कोने में जाए। निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों से हमारे आयुर्वेद को दुनिया के कोने कोने तक ले जाने में मदद मिलेगी और निश्चित तौर से हम उसी दिशा में हमारा सभी आयुष विभाग काम कर रहा है। अभी और भी ऐसे कार्यक्रम पूरे देश में होते रहते हैं, उसका आयोजन भी हम करते हैं, उसमें हम सहयोग भी देते हैं और वहाँ पर जो आयोजक है उनका भी उत्साह बढ़ाते हैं और लोगों तक आयुर्वेद पहुँचाने की भी हम पूरी कोशिश।
ऑल उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट यूनियन और हिल ट्रक ट्रांसपोर्ट महासंघ ने अपनी कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करना शुरू किया। यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि पहाड़ में बेरोक टोक ओवरलोड वाहन जा रहे हैं, जिनकी वजह से हादसे हो रहे हैं, जिनको रोकने के लिए परिवहन विभाग और पुलिस गंभीर नहीं है। इसलिए मजबूरी में उनको आंदोलन की राह पकड़नी पड़ी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार और मंदिरों को तोड़े जाने के विरोध में बीते दिन तमाम हिंदू संगठनों द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें बीजेपी के कैबिनेट मंत्री और तमाम नेता भी शामिल हुए। इसको लेकर कांग्रेस अब चुटकी ले रही है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गर्मा मेहरा दसौनी का कहना है कि आक्रोश मार्च हिंदुओं के लिए कम और अपनी सरकार के खिलाफ ज्यादा लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि केंद्र में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि लानत है ऐसी सरकार पर जो बांग्लादेश पर दबाव नहीं बना पा रही है। दसौनी ने निशाना साधते हुए कहा कि बांग्लादेश के हिंदू और मणिपुर के हिंदुओं में क्या अंतर है कि आज तक मणिपुर में रुक नहीं गया है, ना कोई आक्रोश दिखाई दिया। क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? बीजेपी केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। नहीं, ये आक्रोश मार्च जो है हिंदुओं के लिए कम और अपनी सरकार के खिलाफ ज्यादा लग रहा है, इसलिए क्योंकि केंद्र में तो भाजपा की तीसरी बार की सरकार बैठी हुई है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। लानत है ऐसी सरकार को जो बांग्लादेश पर दबाव नहीं डाल पा रहा है कि वहाँ हिंदुओं के साथ बर्बरता ना हो, उनके साथ अराजकता अभद्रता ना हो, हिंसात्मक जो कार्रवाइयाँ वहाँ हो रही हैं वहाँ के हिंदुओं के साथ। और मुझे बताइए ना, वहाँ के हिंदू और मणिपुर के हिंदुओं में कोई फर्क है क्या? आज तक मणिपुर का रुख ना करना, आज तक मणिपुर के लिए कभी कोई आक्रोश रैली ना निकालना, निश्चित रूप से जो बांग्लादेश में हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, विभत्स है। बिल्कुल हम उस काम की निंदा करते हैं कि वहाँ हिंदू समुदाय के साथ जो कुछ भी किया जा रहा है या हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन ये आक्रोश रैली की गूंज दिल्ली दरबार तक नहीं पहुंच रही है क्या? मोदी सरकार में इतना दम नहीं है क्या कि बांग्लादेश पर दबाव डालकर हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता को रोक सकें? और क्या इतना दम नहीं है प्रधानमंत्री में कि वो मणिपुर जाकर मणिपुर में रह रहे हिंदुओं का हालचाल ले सके? क्या मणिपुर अब भारत का देश का हिस्सा नहीं है? तो ऐसे में ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू तो नहीं। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन 4 धाम यात्रा के बाद अब शीतकालीन यात्रा को लेकर भी सरकार तमाम व्यवस्थाएं जुटा रही है, जिसमें कि श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा पर भी आए और भगवान के शीतकालीन गद्दी स्थल पर पहुंच दर्शन कर सके। इसको लेकर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने शीतकालीन 4 धाम यात्रा का शुभारंभ किया और इसी के लिए तमाम व्यवस्थाओं को भी जुटाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व बीकेटीसी कार्य योजना पर काम कर रही है, जिससे शीतकालीन 4 धाम यात्रा को गति मिलेगी। कि शीतकालीन यात्रा को लेकर के हमारे प्रदेश में पूर्व में भी प्रयास हुए हैं, लेकिन पहली बार के गंभीरता के साथ में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से शीतकालीन यात्रा को प्रयास किए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं शीतकालीन यात्रा का औपचारिक शुभारंभ भी किया है। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार से, जिस तत्परता के साथ में कार्य योजना तैयार की जा रही है शीतकालीन यात्रा को लेकर के, और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा भी, तो स्वाभाविक रूप से इससे जो हमारी शीतकालीन यात्रा है उसको गति मिलेगी। और आप जानते हैं कि हमारे जो प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को और जो असीमित हमारे संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को पूरी तरीके से प्रदेश सरकार परीक्षण कर रही है, उस हिसाब से कार्य योजना अपनी तैयार कर रही है। निश्चित रूप से इससे हमारे जो शीतकालीन यात्रा है इसको गति मिलेगी और प्रदेश में के आर्थिकी में भी एक नया पहलू जुड़ेगा, रोजगार के नए संभावनाएं मिलेंगी, और जो हमारे जो यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र में खास करके रोजगार को लेकर के कठिनाइयां रहती हैं, तो तीर्थाटन यात्रा के माध्यम से। केदारनाथ की नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवंगत विधायक शैला रानी के आकस्मिक निधन के बाद से केदारनाथ की जनता का पूरा ख्याल रखा है। नवनिर्वाचित विधायक ने कहा कि उनका कार्य है कि जो घोषणाएं सीएम ने केदारनाथ के लिए की हैं, वो सभी समय रहते हुए धरातल पर उतर सके।
देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ कि जितना समय वहाँ पर विधानसभा खाली रही है, उन्होंने एक विधायक के रूप में वहाँ की जनता की सेवा की है और जो भी ज़रूरतों को लोगों ने उनके पास पत्र के माध्यम से ले गए, जो भी वहाँ की विकास योजनाएं थी, उन योजनाओं को उनके पास ले गए। उन्होंने उन योजनाओं पे घोषणाएं भी की और उनके शासनादेश भी जारी कर दिए हैं। कुछ योजनाओं के टेंडर भी निकल चुके हैं और मुझे लगता है कि जिस तरह से उनका पूरा ध्यान केदारनाथ विधानसभा और केदारनाथ यात्रा के लिए, वहाँ के जो बेरोजगार लड़के हैं उनके लिए, जो यात्रा से जुड़े हुए जितने भी युवा हैं, उन पे उनका पूरी तरह से ध्यान है। तो निश्चित तौर पर वो घोषणाएं का शासनादेश जारी हो चुके हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन सभी पर उनको धरातल पे उतारूं, उन सभी कामों को लोगों को समर्पित करूं। मेरा निरंतर प्रयास रहेगा एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक सेवक। स्कैन एंड शेयर नीति के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीजों की आभा आईडी बनाई जा रही है, जिसमें प्रत्येक मरीज की समय की बचत होने के साथ उनके उपचार का पूरा ब्यौरा भी उसमें मौजूद रहेगा। वहीं राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में भी मरीजों की आभा आईडी बनाने पर काम चल रहा है, जिसे लेकर दून अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने कहा कि अब हम एक बाहरी एजेंसी के माध्यम से मरीजों की आभा आईडी बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके जरिए हम प्रतिदिन 300 से 400 आभा आईडी बना रहे हैं और प्रत्येक 100 आभा आईडी बनने के बाद हमें सरकार द्वारा प्रत्येक आईडी पर 20 रुपए मिलते हैं। आभा आईडी के लिए पहले तक तो केवल अस्पताल हम लोग ही बना रहे थे, लेकिन अब हमने एक एजेंसी को भी इन्वॉल्व कर लिया है। तो एक आउटसाइड एजेंसी है जो आभा आईडी बना रही है और लगभग करीब 300 से 400 आभा आईडीज हर रोज बन जा रही हैं हमारी, क्योंकि एक एक्सटर्नल एजेंसी लगी हुई है और उसमें वो लोग का स्कैन एंड शेयर का गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। तो उसमें जो है हर 100 आभा आईडी बनने के बाद सरकार हमें हर एक जो आभा आईडी बनती है उसे 20 रुपए देती है। तो वो स्कैन एंड शेयर के हिसाब से हमने एक दूसरी एजेंसी को हमने अपॉइंट कर लिया है, जिसकी वजह से राजधानी देहरादून में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या बना हुआ है, जिससे राजधानी में लोगों का काफी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ता है। वहीं डीएम सविन बंसल शहर में सुगम यातायात व्यवस्था एवं जाम से निजात दिलाने के लिए निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए डीएम बंसल ने कहा कि ट्रैफिक एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, जिसके लिए शहर में पार्किंग हेतु नए स्थल चिन्हित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को कार्यों को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कई फ्रंट्स पे काम किया जा रहा है। एक तो हमारे हार्ट ऑफ द सिटी में जब पार्किंग्स नहीं थी तो 3 जगह पार्किंग्स निकाली गई हैं, काबुल हाउस और 2 ऑटोमेटेड पार्किंग्स इन द कोर ऑफ द सिटी एरिया। सो उससे वी विल हैव अबाउट 700 to 800 व्हीकल स्पेसेस। तो उस पर कार्य ऑलरेडी गतिमान है। सेकेंडली जो हमारा ISBT वाला जोन है जो काफ़ी कंजेस्टेड रहता है और वहाँ पे ट्रैवलर्स को बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं आवागमन करने में, उसके लिए भी एक माइक्रो प्लान तैयार किया गया है कि हम ओवर जो हमारा फ्लाईओवर है उसमें कैसे हमारे MV एक्ट के प्रावधानों को यूज़ करके जो हमारा कारगिल रोड की तरफ टर्न है उसमें अनेबल कर दें। कुछ उसमें डिवाइडर बनाकर छोटे वाहनों के लिए मल्टीपल डायरेक्शंस में खोल दिया जाए तो उससे ईज़ आउट होगा। ISBT के दोनों गेट्स खुलवा दिए गए हैं, जो पहले एक ही गेट से संचालित हो रहा था। सेकेंडली जो कैचमेंट से पैसेंजर्स को ISBT तक पहुंचाते हैं हमारे छोटे वाहन, और कुछ अनऑथराइज्ड बसेस जो स्टॉप ओवर्स वहाँ पे करते हैं आउटसाइड ISBT, तो उनके ऊपर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जा रही है बाय आवर RTO एंड ट्रैफिक पुलिस। उनको सीज़ किया जा रहा है, लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए रिकमेंड किया जा रहा है। यही इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए ट्रैफिक लाइट्स को एनहांस किया जा रहा है। जो हमारे कैमरास हैं पुलिस के और स्मार्ट सिटी के, उनको इंटीग्रेट करने के लिए निर्देश किया गया है। जैसे जैसे सुझाव आते रहेंगे उन पे कॉन्टिन्यूसली। राज्य में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने सभी निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही निकायों में OBC आरक्षण की अधिकतम 14% सीमा की बंदिश खत्म होने जा रही है। सरकार अब आबादी के मुताबिक OBC के लिए निकाय आरक्षण कर सकती है। एकल
सदस्य समर्पित आयोग की रिपोर्ट में दून नगर निगम के 100 वार्डों में 12-12 SC, OBC और 1 वार्ड संरक्षित किए जाने की संस्तुति की गई है। बिल्कुल, देखिए पिछले मानसून सत्र में जो है सरकार द्वारा ये विधेयक लाया गया था और अब राज्यपाल महोदय जी के वहां से हम लोगों को इस विधेयक में मंजूरी मिल गई है, जिसमें OBC आरक्षण जो तय सीमा तक 14% देने की बात हुई थी उसमें हुआ है। और अब नगर निकाय चुनाव जो है उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आरक्षण का जो एक मुद्दा काफी टाइम से पेंडिंग था उसको पूरा कर लिया गया है और आने वाले समय में इसमें हमें आगे निर्देश मिल सकते हैं। और हमारी तरफ से नगर निकाय चुनाव की पूरी तैयारियां हैं और जिस प्रकार से अभी जो आरक्षण का है, जिसमें मेयर पद में 2 सीटें और नगर पालिका में 13 और नगर पंचायतों में भी 14-15 के जो सीटें हैं वो आरक्षित होंगी, तो इस मुद्दे को जो है सुलझा लिया गया है। राज्यपाल द्वारा निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद राज्य में निकाय चुनावों का रास्ता साफ हो गया है, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस ने निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि आरक्षण के विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद उम्मीद है कि सरकार आरक्षण का रोस्टर भी आयोग को देगी और शीघ्र ही नगर निकाय के चुनाव होंगे। लेकिन लगता नहीं है कि सरकार शीघ्र ही नगर निकाय के चुनाव कराएगी, क्योंकि आरक्षण के आने में अभी समय है और गेंद सरकार के पाले में है और चुनाव कराना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। विधेयक को मंजूरी मिली है। आरक्षण का जो विधेयक गया था राजभवन, उसको मंजूरी राज्यपाल महोदय ने दिया। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही सरकार आरक्षण का रोस्टर भी आयोग को देगी, सरकार प्रस्तुत करेगी और ये उम्मीद करते हैं शीघ्र ही नगर निकाय के चुनाव होंगे। लेकिन लगता नहीं कि सरकार जल्दी नगर निकाय के चुनाव करेगी, क्योंकि आरक्षण के आने में भी अभी समय है। फिर उसके बाद आपत्तियाँ आएंगी, उसके बाद भयंकर ठंड का प्रकोप भी है, बोर्ड के पेपर भी है, तमाम तरह की नई घटनाएं होंगी। देखना है सरकार किस तरीके से कार्रवाई करती है, क्योंकि गेंद सरकार के पाले में चुनाव कराना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि सरकार जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही है, चुनाव टालते जा रही है। देखते हैं कब तक चुनाव। खबरें और भी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां खेल मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में संशोधित खेल विश्वविद्यालय एक्ट को अध्यादेश के रूप में तैयार प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और समस्त कैबिनेट का आभार जताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही खेल विश्वविद्यालय पर राजभवन की मुहर लग जाएगी। सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक के बाद खेल मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि खेल विश्वविद्यालय प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल है। इस अध्यादेश को माननीय राज्यपाल ने कुछ सुझावों के साथ वापस किया था। इसके बाद सुझावों को एक्ट में शामिल करके बुधवार को कैबिनेट ने इसे संशोधित रूप से मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि संशोधित एक्ट को राजभवन भेजा जा रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही इस पर राजभवन की मुहर लग जाएगी। आज कैबिनेट में माननीय गवर्नर साहब की तरफ से जो विश्वविद्यालय एक्ट पूर्व में विधानसभा से पारित होकर गवर्नर हाउस पहुंचा था, उसमें गवर्नर हाउस की तरफ से कुछ आपत्तियां लगकर वापस विधायी को पहुंचा था और विधायी में पहुंचने के बाद में फिर विभाग के पास पहुंचा और आज मुझे आपको बताते हुए बेहद हर्ष हो रहा है और बात की बेहद खुशी है कि आज उस प्रस्ताव पर जैसे माननीय गवर्नर साहब के दिशा निर्देश थे, उसमें जो आपत्तियाँ थी उसका जो समाधान था, उसी अनुरूप जो है उसे अध्यादेश के रूप में विभाग ने प्रस्ताव बनाते हुए विधायी से उसे कराते हुए आज कैबिनेट के माध्यम से उसको अध्यादेश के रूप में जो है आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान करी। निश्चित रूप से जो संशोधन उसमें किए गए थे उस संशोधन को स्वीकार करते हुए आज कैबिनेट से स्वीकृति मिल जाने के बाद में शीघ्र गवर्नर हाउस जाएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द जो है संशोधित हमारा यूनिवर्सिटी एक्ट गवर्नर साहब की अपेक्षा के अनुरूप जो है जल्दी ही राजभवन से स्वीकृति मिलेगी और निश्चित रूप से खिलाड़ियों के हित में
जो यूनिवर्सिटी एक्ट हम लोग बना रहे थे वो अपना मूर्त रूप लेगा, ऐसा मुझे आज की इस कैबिनेट की बैठक के होने के बाद से पूरा विश्वास है। और मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और पूरी कैबिनेट का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस निर्णय को अध्यादेश के रूप में लाकर पूर्ण करने का काम किया है। सबका बहुत। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज़।